नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार तक अलग अलग दिन अलग अलग विषय जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लेकर आते हैं ताकि विस्तार से उस पर चर्चा हो सके और तमाम जानकारियां उससे जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचा सकें और विशेषज्ञ मेहमानों से हम पूरी चर्चा करते हैं। इस बीच आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का विषय हम सबसे पहले आपको बता दें। आज का विषय है फार्मिंग एक्ट 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम 2020। तो इस अधिनियम के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके तमाम पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर आपके पास भी कुछ सवाल जरूर होंगे जो इस अधिनियम से जुड़े हुए हैं, वो आप पूछ सकते हैं और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर इसके लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-113060, 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक इस नंबर पे कॉल करें और जो सवाल है इस अधिनियम से जुड़े हुए वो आप पूछ सकते हैं। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरवीर सिंह जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर खेमचंद जी मौजूद हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र नीति अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत की हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे और जैसे कि डॉक्टर हरवीर सिंह जी, हमारा जो आज का जो अधिनियम है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि अगर हम देखा जाए कृषि के मामले में तो इससे पहले तक पूरा ध्यान हमारा था कि किस तरह हम अपने खाद्यान्न भंडारों को भरे और हरित क्रांति के बाद अब धीरे धीरे हम इस स्थिति में आ गए हैं कि एक तरह से इस मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और अब सरकार का जो पूरा ध्यान है, जो फिक्र है, वो किसानों की आमदनी को लेकर है। और ऐसे में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए खासतौर पर यह अधिनियम लेकर आई है सरकार। मैं जानना चाहूंगी इस अधिनियम के बारे में हमें संक्षेप में बताएं कि क्या खासियत है इस अधिनियम की और किस तरह से ये किसानों के लिए लाभदायक साबित होने वाली है। देखिए, जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, इसको सामान्य भाषा में अगर हम समझाएं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या मसौदा खेती या ठेका खेती ये पहले से भी होती आ रही है। जी जी। केवल अंतर इतना है कि पहले ये करार होता था आपसी समझ के आधार पे, बिना किसी लिखा पढ़ी के, और उसमें ये पहले से चलता आ रहा था अलग अलग राज्यों में, लगभग 18-20 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डिफरेंट क्रॉप्स में, अलग अलग फसलों में, फलों में होती आ रही थी। उसमें क्या देखा गया, जो हमारे आर्थिक अध्ययन हुए हैं उनमें देखा गया है कि कुछ जगह ये सक्सेसफुल रही, बहुत कुछ जगह कुछ समस्याएं भी आई है। और उसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि किसान और जो अनुबंधकर्ता कंपनी या फर्म है या कोई और सब बड़े समूह है उनके साथ क्या समस्या आती थी, कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती थी। उदाहरण के तौर पे कि अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा हो गया तो खरीदने वाले को या किसान को ये डाउट करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सामान ना देकर मार्केट में बेच दे, या फिर प्राइस बहुत नीचे गिर गया तो किसान को ये रहता था कि अगर ऐसा तो नहीं कि भाई कंपनी हमसे ना खरीदे और तो फिर हम क्या करेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने ये एक ऐसा ओवरऑल फ्रेमवर्क तैयार किया है राष्ट्रीय स्तर पे कि जो भी आप करार करेंगे, जो भी अनुबंध खेती करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस भी फसल में आप करेंगे, उसके लिए आपको ये सुनिश्चित होगा कि आप क्या प्राइस पाएंगे और किस समय किससे आपको क्या सेवाएं मिलेंगी, उनके बदले में आपको क्या प्रबंध करने होंगे दोनों तरफ से, दोनों पार्टी को, और उसमें क्या क्या समस्याएं आने पर क्या आप समाधान पा सकते हैं। इसके डिटेल में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल तो डॉक्टर खेमचंद, मैं चाहूंगी कि इस बीच में आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, दरअसल इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। क्योंकि जो हमारे कृषि की स्थिति अगर देखें तो लगातार जो जोत है वो छोटी होती जा रही है और लघु और सीमांत किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किस तरह से उन्हें फायदा पहुंचाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या समझे, इस पर इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो सीमांत और छोटे किसान हैं इनकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण है कि देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जो भूमि का लगातार विभाजन हो रहा है। जी। तो कुल किसानों की बात करें तो उसमें से 80% से ज्यादा किसान जो है वो सीमांत और छोटे किसान है। अब समस्या ये आती है क्योंकि वहाँ जोत का आकार बहुत छोटा है और जो बाजार में आप जो अपना कृषि जीन्स बेचने के लिए जाते हैं उसका भी वॉल्यूम बहुत कम होता है।
तो आपको जो बाजार में कंपटीशन करना है, ज़्यादा आपको एक जो बायर है उसको भी बड़ी अमाउंट में कृषि जीन्स चाहिए जी। अब कंट्रैक्ट फार्मिंग में एक समूह बनाने की बात कही गई है कि छोटे किसान है उनका एक एक किसान तो कंट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बहुत बड़े मात्रा में एक ही क्वालिटी का उत्पाद चाहिए जो भी खरीदारी करेगा। तो यहाँ पर एफपीओ बनाने की बात कही है, कृषि समूह बनाने की बात कही गई है, जिससे कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो आपस में 100, 200, 300 का ग्रुप बना के एक जो भी कृषि जीन्स होगी उसमें एक करार होगा उस एफपीओ के बीच में, और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी या बड़ा व्यापारी होगा या एक्सपोर्ट की एजेंसी भी हो सकती है जी। तो ये 10,000 एफपीओ बनाने की बात इस अधिनियम में कही गई है। नाबार्ड के थ्रू 10,000 एफपीओ पूरे देश में बनेंगे। अब वो एक ही क्वालिटी का उत्पाद पैदा करें, उसके लिए जो हमारी जो एक्सपोर्ट एजेंसी होगी या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला जो भी होगा वो उनको एक कृषि उत्पादन करने के लिए एक बीज, उन्नत क्वालिटी के बीज भी देगा और तकनीकी जानकारी भी देगा, जिससे कि जो कि छोटे किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल है अच्छा बीज अरेंज करना या अच्छी क्वालिटी के उर्वरक या खाद वगैरह को अरेंज करना। जी, जी। अच्छी जानकारी तो जो लागत उसमें भी काफी ज्यादा आती है, तो एक तरह से उसमें भी मदद मिल जाएगी। और जैसे कि आपने बताया कि जब एक समूह बनाएंगे तो जो बार्गेनिंग पावर हो जाती है किसानों की, यानी कि जो मोलभाव करने की शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, तो उस लिहाज से भी उनको काफी फायदा होगा। तो इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और ये जो अधिनियम है वो किस तरह से उनके हितों को सुनिश्चित करता है और हितों की रक्षा करता है। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। कृषि देश की रीढ़ है और कृषि एवं किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, किसानों की आमदनी बढ़े और उनकी खेती लाभकारी हो। इसके लिए सरकार ने किसानों के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट इस तरह से बनाया गया है कि किसान बराबरी पे आके जो बड़े प्रोसेसर्स हैं, बड़े बायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ इस तरह से एग्रीमेंट करें कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा हो और उनका सशक्तिकरण हो। ऐसा नहीं हो कि किसान कमज़ोर रह जाए और किसी बड़े व्यक्ति से एग्रीमेंट करने से उसको नुकसान हो। इसीलिए कानून की आवश्यकता थी और उसकी आवश्यकता इस कानून से पूरी की गई है। अगर इस कानून का नाम आप देखेंगे तो ये नाम भी इस तरह से है कि फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एक्ट, जिसमें फार्मिंग एग्रीमेंट्स और फार्म सर्विसेज के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जब हम एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब एक्ट इस तरह से उसकी धारणा है, उसकी अवधारणा है कि किसानों का सशक्तिकरण हो, किसानों को सुरक्षा मिले और किसान निडर होके एग्रीमेंट्स कर सकें। और इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से आप देखते हैं कि बहुत बार जब किसान फसल को उगाते हैं, फसल तो बहुत बम्पर हो जाती है पर उसकी कीमतें गिर जाती हैं। तो किसान को जो पैसा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो किसान को नहीं हो पाता। किसी वर्ष हो जाता है, किसी वर्ष नहीं हो पाता। इस तरह की जो विडंबनाएं हैं उनको दूर करने के लिए ये एक्ट के प्रावधान किए गए हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि किसान बुवाई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। हालांकि ये व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में कुछ हद तक पहले भी थी, लेकिन इस व्यवस्था में कोई एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। ये व्यवस्था कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम के जरिए लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर कॉर्पोरेट, प्रोसेसर्स, होलसेलर और रिटेलर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब किसान ऐसी फसलों को उगा सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। जितना निर्धारित मूल्य है जो किसान को मिलना है, अगर खरीदने वाला समय से नहीं देता है तो लीगल प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 150% तक की अर्थदंड की व्यवस्था जो खरीदार है उसके ऊपर की गई है। और अगर उसका मतलब यह है कि अगर 100 रुपया किसान को मिलना था
और उसको स्पॉन्सर ने पैसा समय से नहीं दिया तो 250 रुपये तक की वसूली उस स्पॉन्सर से, उस खरीदार से हो सकती है। इस पूरे एक्ट के अंतर्गत अवधारणा ये है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि किसान को अधिक से अधिक लाभ हो और किसान ऐसी फसल उगा सके जिसकी बाज़ार में ज़्यादा कीमत है, जिसकी निर्यात होने की संभावनाएं हैं, और वो निर्यात से जो लाभ होना है बिना किसी बिचौलिए के, जो खरीदार है वो सीधा किसान को दे, किसान को लाभ ज़्यादा हो और किसान की जो खेती से आमदनी है वो बढ़े और किसान भी उद्यमी की तरह, एक व्यवसायी की तरह अपना निर्णय कर सके, जिस फसल को पहले से मांग है उसी को उगाए और उसको अच्छी कीमत पर बेच सके। तो ये एक्ट पूरी तरह से किसानों के लिए लाभकारी है, खासकर जो छोटे किसान हैं, जो संगठित होने में जिनको कठिनाई होती है, जिनको बाज़ार में फसल ले जाने में कठिनाई होती है, जिनको नई तकनीक लेने में कठिनाई होती है, उनको इसका बहुत अधिक लाभ इस एक्ट के आने से होगा। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों के हितों का संरक्षण हो। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और इस बीच आपको फिर से बता दें कि आप भी सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, और जो भी इस अधिनियम के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रावधानों के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप कॉल करके विशेषज्ञ मेहमान से आप जानकारी ले सकते हैं। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हरबी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि ये अधिनियम कहता है मूल्य आश्वासन, मुझे लगता है कि ये एक काफी अहम पहलू है, क्योंकि जो बाजार का उतार चढ़ाव है उससे किसानों को कई बार काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है और एक अनिश्चितता रहती है। ऐसे में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रुख करते हैं तो एक तरह से मूल्य आश्वासन उनको पहले से ही मिल जाता है कि वो जो भी उपज वो उगा रहे हैं उसका उनको जो वाजिब मूल्य है वो जरूर मिलेगा। क्या राय है आपकी? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मोनालिसा जी। ये आप देखते हैं कि कृषि व्यवसाय है ही जोखिम का सौदा। इसमें जोखिम भरे वातावरण में ही किसान को काम करना होता है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो उपज की अनिश्चितता है, जो मूल्य की अनिश्चितता है, उस मौसम में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे कैसे निपटा जाए जी। तो उसका एक तरीका यह है जो पहले से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसका एक ऐसा उपाय है कि उसके द्वारा हम ये प्राइस की अनिश्चितता, मूल्य की में जो अनिश्चितता आती है या उपज की में जो अनिश्चितता उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं जी। और इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि आप एक प्री डिसाइडेड, जो पहले से निश्चित दोनों पक्षों द्वारा जो निर्धारित मूल्य है उस पे आप अपनी फसल को बोने से पहले ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस मूल्य पर आपका कृषि उत्पाद बिकेगा। इसके अलावा एक और मुख्य इसमें प्रावधान है कि अगर मान लिया बाजार में आपके फसल उत्पाद का मूल्य उसमें उतार चढ़ाव होता है तो वो क्लोज उसमें इसमें अधिनियम में प्रावधान है पहले से ही जोड़ा जा सकता है कि अगर मान लिया किसान के उत्पाद का मूल्य बाजार में बढ़ता है तो उसका कितना % बोनस किसान को मिलेगा, वो सब इस अनुबंध में लिखा जाता है। ये सब प्रावधान उसमें किए गए हैं। बिल्कुल, तो अनुबंध करते समय ये बात पहले ही उसमें उसका जिक्र होना जरूरी है। और इसके साथ ही डॉक्टर खेमचंद, जो दूसरी चिंता होती है बाजार के उतार चढ़ाव के अलावा मौसम के उतार चढ़ाव की भी, मौसम की मार भी किसानों को काफी हद तक झेलनी पड़ती है। ऐसे में ये जो अधिनियम है वो किस तरह से मौसम की मार से भी किसानों को सुरक्षित रखता है? जैसे बीमा का जो प्रावधान है वो भी इसमें है। देखिए, जहाँ तक मौसम की बात है उसका फसल की क्वालिटी पर, उपज पर, दोनों पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में काफ़ी स्कीम्स हैं और काफ़ी बार इसको किसानों की सुविधा के हिसाब से बदला भी गया है। तो इस करार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल का बीमा भी कराया जा सकता है जी। उस बीमे में जो आदमी उसको खरीदारी कर रहा है वो आपस में समझ के हिसाब से वो भी उसका प्रीमियम दे सकता है,
जिससे कि कल को अगर फसल की मार की वजह से नुकसान हो तो बीमा कंपनी उसको भरपाई करेगी, किसान को उससे नुकसान नहीं होगा। जी जी। और इसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति आती है डॉक्टर खेमचंद की जो फसल है वो आ गई है, उपज आ गई है, उसके बाद जिसके साथ करार है, कोई बड़ी कंपनी है या निर्यातक है जो भी, अगर वो कहता है कि जो गुणवत्ता है वो उनके मन के मुताबिक नहीं है और ऐसे में अगर वो करार तोड़ना चाहे या फिर वो मूल्य देने से मना करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, जहां तक फसलों की उपज की क्वालिटी की बात है, गुणवत्ता की बात है जी। एक चीज जो फैक्ट्री में बनती है आप बिल्कुल 100% वैसी गुणवत्ता की चीज ला सकते हैं जी। लेकिन जो एक किसान के खेत पर कोई उत्पादन हो रहा है तो 100% हम गारंटी नहीं ले सकते कि जो मानक है उसके हिसाब से उपज हो जाएगी जी। अब उस मानकों में एक रेंज होती है, उस रेंज के हिसाब से आपके पैरामीटर्स होते हैं। ज्यादातर तो जो उपज है वो जो करार आपका हुआ है उसके हिसाब से खरीदार को खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन कल को कहीं भी डिस्प्यूट होता है, कोई ऐसा बात होती है कि नहीं आपका तो ये क्वालिटी उन मानकों के हिसाब से नहीं है, हम इसकी खरीदारी नहीं करेंगे, इसको माल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि वो खरीदार इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए थर्ड पार्टी की बात कही गई है। अच्छा। जो कृषि वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट हैं उस उत्पाद के अंदर, उनकी सेवाएं लेने की बात कही गई है। नजदीक में अगर कोई कृषि विज्ञान केंद्र है तो उसके वैज्ञानिक की सेवाएं इसमें ली जाएगी। वो लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो उनमें पैरामीटर्स की मानकों की बात कही गई थी उसके हिसाब से कितना उसमें फर्क आया है। बिल्कुल। तो ऐसे कई प्रावधान हैं जो इस अधिनियम में किए गए हैं जो किसानों के हितों को सुरक्षित रखता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी उन प्रावधानों के तहत जो आप सुविधाएं हैं वो ले पाएंगे। इसलिए आप लगातार दूरदर्शन किसान में जिस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों पर ध्यान दें और तमाम जानकारी अपने पास रखें। ये अधिनियम आपके हित के लिए ही है और इस पर हमारी चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। देश में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक कानून जो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम 2020, इसके बारे में खासतौर पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। राजपाल ठाकुर जी इस वक्त सीहोर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मेरा सवाल है जी, जो एमएसपी को लेकर कितना मतलब उतार चढ़ाव आ सकता है इसमें? एमएसपी को लेकर कितना उतार चढ़ाव आ सकता है, डॉक्टर खेमचंद अगर आप इसका जवाब देना चाहें। देखिए, ये तीनों कृषि कानूनों की जो बात कही गई है इसमें एमएसपी के खत्म करने के बारे में या बदलाव के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। ये सरकार का डिसीजन होता है। जब फसल उसकी बुआई से पहले सरकार जो एमएसपी डिक्लेयर करती है और राज्य सरकारें चाहें तो उसके ऊपर कुछ बोनस भी दे सकती हैं। तो ये तीनों अधिनियम का एमएसपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, जब हम प्राइवेट मंडी की बात करते हैं, मार्केट एपीएमसी के बाहर ज्यादा खरीदारों की बात करते हैं, तो हो सकता है किसानों को एमएसपी से ज्यादा भी पैसा अपनी उपज का मिल सकता है। बिल्कुल।
MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके बारे में अब तक आप लोग सोचते आए थे, और इसी में जो अधिनियम कहता है उसके अनुसार इसमें अधिनियम की वजह से MSP पर किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं आएगा, बल्कि आपके पास ये सहूलियत हो जाएगी कि अब आप जब करार कर रहे हैं तो उससे बेहतर दाम के लिए आप करार करें, न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम के लिए आप सोचें, तो ये अब आपके पास विकल्प होगा। तो इस तरह की कई आशंकाओं के जो है आशंकाएं वो किसानों के मन में हैं। तो डॉक्टर हरबीर, मैं जानना चाहूंगी कि एक आशंका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ये है किसानों के मन में कि उनकी जमीन का क्या होगा, उनकी जमीन जो बड़े व्यापारी है उनके हाथों में चली जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि इस आशंका को भी आप दूर करें, बताएं कि जमीन का क्या लेना देना है इस अधिनियम से, क्या इसका भी कोई जिक्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस पे काफी मैंने देखा है कि काफी भ्रम की स्थिति है जी बिल्कुल सामान्य जनों में। तो इसमें अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जमीन का किसी भी तरह से सेल एग्रीमेंट या लीज पे देना या उसको मोर्टगेज रखना यानी कि बंधक रखना ये संभव ही नहीं है जी। आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लीजिए, मैं ये एक स्थिति ले लेते हैं कि मान लिया कंपनी ने आपको बहका के जमीन का सेल का या मोर्टगेज का प्रावधान करा लिया उसमें, तो उसमें कंपनी के ऊपर इतना भारी जुर्माना रखा गया है कि कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, वो कंप्लीटली इलीगल है जी। कानूनी तौर से पूरी तरह से गैर कानूनी है वो। तो और बल्कि इसमें और बहुत ही अच्छा प्रावधान है कि सेक्शन 15 में, उसमें सेक्शन 15 में लिखा गया है कि इस अधिनियम में जो भी बातें लिखी हुई हैं, चाहे कहीं कुछ भी लिखा हुआ उनका कुछ भी मतलब हो, किसी भी हालत में किसान की जमीन का इससे संबंध है ही नहीं। मान लिया, उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि मान लिया किसान से कोई किसी बात पे रिकवरी की बात आती है, कोई मान लिया किसान ने बाजार में भाव तेज होने की वजह से संबंध तोड़ना चाहा, करार तोड़ना चाहा कंपनी से, तो उससे फिर बात आती है कि जो आपने कंपनी से पैसा लिया है उसको दीजिए। किसान के पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी जमीन से पैसा लिया जाएगा, क्योंकि वो पूरा तरह से अधिनियम में उसको रूल आउट कर दिया गया कि आप जमीन को टच ही नहीं कर सकते। वो सिर्फ करार जो होगा कृषि उत्पाद का होगा, जमीन का इससे कोई लेना देना है ही नहीं जी। यानी कि इस तरह की कई बातों को लेकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। और डॉक्टर खेमचंद, जो भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है उसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि भाई बड़े व्यापारियों के साथ करार करेंगे, छोटे किसान होंगे, तो ऐसे में जो किसान है उनका शोषण हो जाएगा, जो निर्यातक है या बड़े व्यापारी है, कंपनी है, वो अपनी मनमानी चलाएंगे। तो ऐसी कोई संभावना बनती हुई आपको नजर आती है क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? ऐसी स्थिति में क्या होगा किसानों का? जैसे पहले मैंने आपको बताया कि बड़े व्यापारी जो होंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होगी, पहली बात तो तीनों जो कानून है आपस में लिंक करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, एक हम प्राइवेट मंडी की बात करते हैं, तीसरा जो कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, जिसके अंदर जो स्टॉक लिमिट है उसकी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है। क्या होता है कि कोई प्रसंस्करण इकाई लगाता है या अपनी एक्सपोर्ट यूनिट लगाता है, उसको एक्सपोर्ट का कोई कंटेंट मिला है, कितने टन का मिला है, अगर आप उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे आप इतने टन से ज्यादा माल जो अपने गोदाम में नहीं रख सकते हैं, तो किसी हालत में वो कंटेंट फार्मिंग नहीं कर सकता है, इसलिए उसको हटाया गया। अब जो छोटे किसान है, जैसे पहले मैंने बताया, छोटे और सीमांत किसान हैं, एक एक किसान से कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया, एफपीओ बनाने की बात की गई है। ठीक है। जब एफपीओ बन जाएगा, ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा और उसमें बकायदा अकाउंटेंट वगैरह की, अकाउंटेंसी की या एक्सपर्ट्स की राय लेने की बात भी कही गई है। किसान भाई ज्यादातर इन कानून जो हमारा एग्रीमेंट्स वगैरह मान लो नहीं पढ़ पाते या उनको समझ में नहीं आते, तो एक एक्सपर्ट की राय लेने की बात भी कही गई है, जो भी एग्रीमेंट होगा। और तीसरा, इसमें जो एग्रीमेंट होगा एक लोकल भाषा में होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी भाषा में एग्रीमेंट होगा, अगर आप कर्नाटका में हैं तो कन्नड़ भाषा में होगा, तमिलनाडु में तमिल में होगा। आप आराम से उसको पढ़िए, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, और उसके बाद में जब करार होगा तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा जाएगा कि आपको तकनीकी सेवाएं भी दी जाएगी, अच्छी क्वालिटी का बीज भी दिया जाएगा। बाद में वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्टर्स को भी फायदा है, अगर अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो वो बीच बीच में विजिट की बात भी कही गई है। जो एक्सपोर्टर होगा वो अपने एक्सपर्ट्स को, जो कृषि के एक्सपर्ट्स होंगे, उनको किसान के खेत में भेजेगा कि वो जो राय दी गई है उसके हिसाब से किसान खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा।
उससे जिससे क्वालिटी अश्योर हो जाएगी और वो अपनी एक्सपोर्ट की डिमांड को या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड को भी पूरा कर पाएगा। इसलिए हम कहीं भी नहीं कह सकते कि वो बड़ा व्यापारी होगा, छोटे किसानों को परेशान करेगा या किसी तरह से उसमें गतिरोध आएगा। शोषण की गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिखती है। बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। जी जी, आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। माधव जी इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी माधव जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? माफ कीजिएगा, बादल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बादल जी, हेलो बादल जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी मैम। जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिएगा। जी पूछिए सवाल। मैम मैं जानना चाहता और लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे। और जो कई तरह की बातें नए अधिनियम को लेकर कही जा रही है डॉक्टर हरबीर, उसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि चूंकि जो तीनों कानून हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं और ऐसे में जो मंडी की व्यवस्था मौजूदा है उसको लेकर भी एक चिंता है किसानों के मन में। इसके बारे में बताएं कि जो मंडी की जो व्यवस्था एपीएमसी मंडियां हैं उनका हाल क्या होगा? ये जहाँ तक एपीएमसी मंडियाँ जैसे पहले चली आ रही है ऐसे ही चलती रहेगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक अलग जो दूसरा अधिनियम है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है। और वो अधिनियम केवल आपको एक अलग दूसरा चैनल देता है अपना उत्पाद बेचने का। और उसमें भी मैं आपको ये यहाँ पे किसान भाइयों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको ऐसा कर रहे हैं कि आपको मंडी से बाहर उपज बेच रहे हैं। जी। पहले से जो मंडी चली आ रही है उस समय से भी किसान भाई आपका बहुत उसमें 70-80% अपना कृषि उत्पाद मंडी से बाहर ही बेचते थे। लेकिन उसमें मंडी से बाहर बेचने में क्या है कि न तो किसी व्यापारी कौन खरीद रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, किसी की आपकी ये जानकारी नहीं थी कि अब टाइम से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। और मान लिया व्यापारी की तरफ से कुछ ऐसी बात हो जाए कि टाइम से पैसा नहीं मिला तो आप किसके पास जाएंगे? कोई ऐसा आपके पास साधन उपलब्ध नहीं था, कोई ऐसा सोर्स नहीं था जाके आप अपनी समस्याएं बता सके। जी। वो अधिनियम में आपको पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि अगर आप मंडी के बाहर कुछ भी बेचते हैं उसमें आपको कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान त्वरित रूप से किया जाएगा। बिल्कुल, और मंडी जो कानून के दायरे में आ चुका है। जी हाँ, और मंडी जो पहले से चल रही है वो यथावत चलती रहेगी। और न कि यथावत चलती रहेगी बल्कि सरकार की योजना है कि जो फिलहाल जो सरकारी मंडियां उनके अलावा भी और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण रूरल मार्केट जिनको बोलते हैं, ग्रामीण बाजार, उनको सुदृढ़ करने की योजना है। उसके लिए समय समय पर प्रावधान किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें जितने बाजार प्रति हेक्टेयर होने चाहिए उतने नहीं है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है और उस तरफ सरकार का काफी ध्यान है, उस पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर खेमचंद आपसे जानना चाहेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो एफपीओ है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बाकी किसी भी व्यापारी संगठन से या फिर एक्सपोर्टर से, निर्यातक से या प्रोसेसर से, तो विवाद की स्थिति तो आ ही सकती है। तो विवाद की जब भी स्थिति आएगी दोनों पार्टीज के बीच में तो उसका निपटारा किस तरह से होगा? और चूंकि किसान के खेत में उपज है और वो उपज को लेकर अगर किसी तरह की विवाद आ जाता है तो वो लंबे समय तक अगर खिंच जाता है तो जाहिर तौर पर किसान को नुकसान होने की गुंजाइश हो जाती है। तो ऐसे में क्या स्थितियां बन सकती है और ये जो अधिनियम है इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं इसके लिए? देखिए, जो तीनों कानून बनाए गए और कंट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद की जहां तक बात है जी, इसमें एक एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से अधिनियम में लिखा गया है। होता क्या है कि पहले जब करार होता था, विवाद की स्थिति आती थी तो बीच में कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए कोई मीडिएटर का रोल प्ले नहीं करता था जी। अभी इसमें एसडीएम कोर्ट की बात कही गई है। ऐसा कोई भी विवाद होता है तो किसान अपना जो शिकायत है एसडीएम कोर्ट में कर सकता है और उसमें एक बोर्ड बनाने की बात कही गई है जिसमें 4 से 5 सदस्य होंगे, किसान की तरफ से भी होंगे और सरकार की तरफ से भी होंगे और उनको 30 दिन के अंदर अंदर जो है इसका निपटारा करना पड़ेगा। वहां भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो एसडीएम खुद या अपने किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा उसका निपटारा करने के लिए। तो ऐसा बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। अगर वहां से भी संतुष्टि नहीं होती है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि जो होगा वो उसका निपटारा करेगा, उसमें समय सीमा भी बांधी गई है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर जो एसडीएम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पर टाइम लिमिट के साथ में, पेनल्टी के प्रावधान के साथ में वो साफ तौर से इस अधिनियम में चर्चा की गई है
इसलिए कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि किसान को और अगर ये विवाद ज्यादा लंबा खिंचता है और क्षति हो जाती है किसान को, तो क्या किसी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है? हाँ, इसमें अगर किसान को क्षति होती है तो उसमें जो खरीदार है उस पर पेनल्टी की बात कही गई है, जो पेनल्टी 25,000 से लेके 5 लाख तक की बात कही गई है। और अगर ई ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें 50,000 से लेके 10 लाख तक की पेनल्टी की बात कही गई है। अच्छा। तो इसलिए अगर करार किया गया है, उस शर्तें बहुत समझदारी से लिखी गई हैं, दोनों पार्टी एग्री करती हैं, तो अगर कहीं भी करार टूटता है तो ज्यादा नुकसान खरीदार को उसको होगा, किसान को नुकसान नहीं होगा। उस पर एसडीएम कोर्ट पेनल्टी लगा सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर हरबीर हमें बताएं कि करार से अगर कोई भी पार्टी बाहर जाती है, चाहे एफपीओ जो किसानों का हो वो बाहर जाना चाहे या फिर जो दूसरी कंपनी हो वो बाहर जाना चाहे, तो ऐसे में क्या नियम क्या कहते हैं, प्रावधान क्या कहते हैं अधिनियम के? इस अधिनियम में प्रावधान है कि अगर मान लिया किसी परिस्थिति में फर्म अगर या यदि कंपनी अगर करार से पीछे हटती है तो कंपनी पे 1.5 गुना उसको पेनल्टी देनी होगी। अच्छा। यानी कि अगर उसने कंपनी से मान लिया किसान का सौदे का कुल कीमत 1 लाख रुपए है और करार से वो पीछे हट गई, नहीं खरीद रही है किसान का उत्पाद, तो उसको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1.5 गुना देने पड़ेगी। लेकिन अगर किसान किसी वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से उस करार को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको अगर देना होगा तो सिर्फ उतना अमाउंट देना होगा जितना उसने या तो एडवांस के रूप में लिया है, अच्छा, फर्म से, या कुछ कृषि सेवाओं के रूप में, या फॉर उदाहरण के तौर पे खाद या बीज के रूप में जो अगर उसकी जितनी कीमत होगी सिर्फ उतना देना पड़ेगा। इसमें एक प्रावधान और है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स मैजोरे, उसके कोर्ट की भाषा में उसको बोलते हैं अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति, नोट आपातकालीन, अनिश्चितता भरी स्थिति है, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, बीमारी का प्रकोप हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर किसान करार पूरा नहीं कर पाता तो उसमें किसान की कोई गलती नहीं है। ऐसी दशा में किसान को किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लग सकती, किसी भी तरह की रिकवरी किसान से नहीं हो सकती। ये क्लियर कट उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान लिखा हुआ है जी। और इसके अलावा डॉक्टर खेमचंद, जो तमाम तरह की लागत किसान को खेती के दौरान आती है और इसके अलावा जैसे तकनीकी सहायता की भी जरूरत होती है, अच्छी गुणवत्ता की उपज के लिए जो वैज्ञानिक तकनीक है उसको अपनाना भी जरूरी है, तो ऐसे तमाम मामलों में किसानों को क्या लाभ होने जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का भी एक खर्च है जो किसानों के ऊपर अक्सर रहता है, अपनी उपज को अगर वो बाजार ले जाना चाहता है या किसी को बेचना चाहता है, तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर के जानना चाहेंगे आपसे कि किसान को क्या फायदा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी हम प्रसंस्करण इकाई की बात करते हैं, ठीक है। अब उसमें किसान के खेत से लेके जहां इकाई उसकी लगी हुई है उसके बीच में मान लो बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस भी है, उसमें सही तरह का ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए। दूसरा, एक क्वालिटी का उत्पाद चाहिए आपको जी। अब वो प्रसंस्करण इकाई को एक ही क्वालिटी के उत्पाद चाहिए, तो जो छोटे किसान हैं, जब हम ग्रुप की बात करते हैं, अगर वो अलग अलग जगह से बीज लेके आएंगे और अपनी तरीके से खेती करेंगे तो एक जैसा उत्पाद बनने की उम्मीद बहुत कम होगी। तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल प्ले आता है, जो प्रसंस्करण इकाई है या एक्सपोर्ट यूनिट हमारी है, वो उनको पूरा एक ही क्वालिटी का बीज देगी और तकनीकी जानकारी देगी और समय समय पर अपने एक्सपर्ट भी भेजेगी, और वहां से लेकर ट्रांसपोर्ट की जो बात हम करते हैं उसमें करार होगा, उसके अंदर करार में साफ तौर से लिखा जाएगा कि इसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। हो सकता है उसमें कुछ खर्चा किसान का लगे और नहीं भी लगे, वो करार में बिल्कुल स्पष्ट लिखा जाएगा कि वहाँ जो उपज का जो मूल्य करार में निर्धारित किया जाएगा वो उसके जो फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पर इकाई लगी हुई है वहां तक किसान को पहुंचाना है, या वो व्यापारी उसके खेत से उठाएगा। इसका सब शर्तों को साफ तौर से उसमें लिखा जाएगा। हो सकता है कि उसमें कहीं कूलिंग की जरूरत पड़े, जैसे दूध में हम बात करते हैं, दूध का ट्रांसपोर्ट बहुत लंबा होता है, उसमें कूलिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसमें किसान अपने स्तर पर नहीं कर सकता है, तो उसके मछली पालन जैसे है तो उसके अंदर जो प्रसंस्करण इकाई होगी वो ऐसी फैसिलिटी रेफ्रिजरेटर की देगी कि वहां से किसान के खेत से लेके वो अपना इकाई तक उसको रेफ्रिजरेशन में ले जाए। कल का जैसे बात है, कल प्राइम मिनिस्टर ने महाराष्ट्र से किसान रेल एक चली पश्चिम बंगाल की ओर, तो उसमें अनार भी गया और सारी काफी चीजें गई। पश्चिम बंगाल से मछली जो है महाराष्ट्र में आएगी, तो उसमें रेफ्रिजरेटेड जो डब्बे लगे हुए थे। तो ये सब नए कानून बनने के बाद में हम फ्री मार्केट की बात करते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या स्टेट के अंदर भी आप आराम से अपना कृषि जिनिस को ले जाते हैं, तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है अपने आप के अंदर, और इसमें स्पष्ट रूप से छोटे किसानों को
हमारे सीमांत किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इससे काफ़ी परिवर्तन आने वाला है कृषि क्षेत्र में और हमारे किसानों के जीवन में। और इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो अधिनियम है वो दरअसल क्या कहते हैं। आप जब करार करने जा रहे हैं तो उसमें आप किस तरह के प्रावधान रख सकते हैं, किन शर्तों को रख सकते हैं, और इसके लिए आपको तमाम जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, आप भी ज़रूर जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं तो फिर आप इस कार्यक्रम के दौरान हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। कमलेश साहू जी इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ जो एमएसपी है, जैसे धान खरीदने के लिए भी एमएसपी 1868 रुपए की है जी, तो एमएसपी जो है 2 महीने सिर्फ धान खरीदी में सरकार की रहती है, बाकी मंडियों में क्यों नहीं रहता? जी डॉक्टर हरबीर, कुछ कहना चाहेंगे आप इन्हें? इनका प्रश्न ये है कि मंडियों में जो इनको एमएसपी मिलता है 2 महीने तक मिलता है, उसके बाद नहीं मिल पाता। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास अपनी उपज बेचने का अन्य उपाय, अन्य विकल्प हैं, तो आपको काफ़ी संभावना ये रहती है कि आपको अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ मंडी ही एक उपाय है और मंडी कुछ समय के बाद बंद हो जाती है, तो फिर ये है कि उस स्थिति का फायदा उठा के कुछ व्यापारी लोग ये उसका आपको जो कम दाम में आपसे सामान खरीदेंगे। इसीलिए जो कृषि उपज और व्यापार और वाणिज्य अधिनियम है उसमें यही तो आपको विकल्प दिया जा रहा है कि आप अपना सामान, अपना उत्पाद केवल मंडी में ना बेचकर मंडी से बाहर बेच सकते हैं, और उसमें किसी भी तरह की समस्या आने पर उसका समाधान आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। यही उसके अधिनियम की विशेषता है। और ये हमको इस तरह से समझना चाहिए कि सरकार की जो सोच है वो इस तरह की है कि किसान के पास जो खेती का व्यवसाय है जिसमें कम से कम जोखिम हो, जो अनिश्चितताएं हैं वो दूर हो, और किसान को एक निश्चित मूल्य एक गारंटी के साथ मिल सके। ये सारे प्रावधान इसी
इसी उद्देश्य से लाए गए हैं जी। ताकि किसानों का आखिरकार किसानों का हित हो और उनकी आय में वृद्धि हो, उनकी आय की जो अनिश्चितता है वो दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की कोई किसी तरह की बाध्यता न रहे, बल्कि उनके पास खुले विकल्प हो कई सारे, उन्हें जहां फायदा नजर आता है वो उस तरीके को अपना सकते हैं। अगर वो चाहे तो ऐसी फसल उगा सकते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मांग है, तो उस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ सकते हैं और उनको कोई चिंता नहीं होगी। एक तय समय पर उनको एक तय कीमत उसमें मिल जाएगी, या फिर जो दूसरा अधिनियम कहता है उसके तहत वो कहीं और किसी भी प्रोसेसर निर्यातक को या फिर किसी दूसरे राज्य में भी किसी खरीदार को वो बेच पाएंगे। तो विकल्प बहुत सारे आपके पास होंगे। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी धर्मवीर जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम बाजरा की खेती करते हैं, ठीक है, अच्छा उसमें हम कैसे तय करें किसी से खेती करते समय कि हमारा एमएसपी से कम पर ना बिके, क्योंकि बाजरा एमएसपी से ऊपर आज तक कभी बिका नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर खेमचंद आप क्या सुझाव देंगे इन्हें? देखिए, जहाँ तक बाजरा की बात है, इसमें सरकारी सिस्टम में खरीदारी की बात नहीं कही गई। जो हमारा बफर स्टॉक है उसमें धान और गेहूं का नंबर पहले आता है। जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं पीडीएस के थ्रू जो है वो बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए धान और गेहूं की खरीदारी करते हैं और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के राशन कार्ड के में उसको सस्ते दरों पर गरीब लोगों को दिया जाता है। जहां तक बाजरा का बात है, अभी जो नई जानकारी जो रिसर्च के बाद में आ रही है, इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं और जितनी जागरूकता बाजरा और दूसरे भी हमारे काफी ऐसे धान्य जिनको मोटा अनाज बोलते हैं उसके बारे में जो हमारा शहरीकरण जो तेजी से हो रहा है उसमें काफी तेजी से जागरूकता आ रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो गेहूं का जो मूल्य है आटे का, उससे ज्यादा बाजरे का आटे का मूल्य उससे ज्यादा होता है। फिर इसके एक कीपिंग क्वालिटी भी है कि बाजरा पिसाई के बाद में ज्यादा समय तक रख नहीं सकते हैं, उसको कड़वा हो जाता है। उसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, जिसमें मल्टीग्रेन आटा भी है, दूसरे आटे से मिला के इसको बाजार में सेल किया जाता है। तो कंटेंट फार्मिंग और ये चीजें जो हमारे मोटे अनाज नहीं सेल हो पाते, इसका मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन एक इसमें समाधान निकलेगा। जब कंटेंट फार्मिंग होगी तो उसमें ऐसी चीजों का भी उत्पादन होने की या सही मूल्य होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि बाजरा के से भी काफी नए नए उत्पाद बाजार में, बिस्कुट भी बनने लगे हैं। मल्टीग्रेन बिस्कुट में बाजरा का उपयोग होता है, ज्वार का भी यूज होने लगा है। तो मुझे उम्मीद है एक बार ये कानून जब पूरी तरह से हर राज्य में लागू हो जाएगा और इसके जब एक साल में असर दिखने लगेंगे तो आपको एमएसपी की चिंता किए बिना उससे ज्यादा मूल्य भी इसका मिल सकता है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जब आप करार करेंगे तो एमएसपी से ज्यादा के ही मूल्य पर आप करार करेंगे तो वो बिल्कुल सुनिश्चित होगा आपके लिए। और बाजरे का इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आप एमएसपी से बेहतर मूल्य आप प्राप्त कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर लेते हैं। शुभम जी इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका शुभम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? शुभम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मैम, जी मैं ये जानना चाह रहा था कि एमएसपी पे जो खरीदी होती है तो उसमें सिर्फ यहाँ एमपी में धान और बाजरा ही दिया जा रहा है, जैसे उड़द मक्का ये नहीं दिया जा रहा है, जो कि मंडी में सिर्फ आधे रेट पे बिक रहा है, आधे दामों पे। जैसे उड़द का 6,000 रुपए है और वो 3,000 रुपए बिक रहा है मंडी में। ठीक है, तो ऐसे किसानों को बहुत घाटा हो रहा है, तो इसके लिए क्या सरकार को सोचती है? जी डॉक्टर खेमचंद क्या कहेंगे आप? हाँ, जो आपने दालों की बात की, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। इसमें सरकार की 2 स्कीम और है, जिसको एक MIS स्कीम बोलते हैं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, एक प्राइस सपोर्ट स्कीम बोलते हैं, PSS स्कीम है, जिसमें प्रावधान ये किया गया है किसी भी राज्य में MSP से कम अगर दालों का या किसी भी कृषि जीन्स का रेट चला जाता है तो राज्य सरकारों को एक प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार अपनी जो नाफेड या दूसरी एजेंसी है उसके द्वारा आपसे खरीदारी करेगी, लेकिन इसमें जो पहला प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को तैयार करना पड़ेगा। और काफी सारे राज्यों ने इसका फायदा, इस स्कीम का फायदा भी उठाया है। ये दोनों स्कीम जो मैंने आपको बताई है। और ऐसी जिनसें जो पहले एमएसपी पर खरीदारी, जैसे मैंने बताया धान और गेहूं की खरीदारी होती है, दालों की नहीं होती थी या दूसरी जिनसों की नहीं होती थी, तो जो राज्य ज्यादा जागरूक हैं उन्होंने स्कीम का फायदा उठाया। तो आपके राज्य में भी अगर ऐसी समस्या आती है तो आप राज्य सरकार से डिमांड कर सकते हैं, वो केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव बना के एडवांस में भेज सकते हैं। निश्चित तौर से इस
पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार जो है स्टेप लेती है और खरीदारी करती है। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर हरबी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारी कृषि है उसमें लगातार ये कहा जाता है कि ये जो धान गेहूं का जो फसल चक्र है वो लगातार चला आ रहा है और किसानों को अब उसे तोड़ना चाहिए, कुछ और अलग तरह की जो फसलें हैं वो उगानी चाहिए, ऐसी फसलें ले जो इसके जो बाजार भाव है वो बेहतर है। तो अब ये जो नए अधिनियम आए हैं और इससे जिस तरह का कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा, क्या लगता है आपको कि ये कई तरह से कई पहलुओं को देखते हुए ये काफी फायदेमंद होने जा रहा है? जो किसान हैं उन्हें भी एक तरह से एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ऐसी फसलें लें जिसके उन्हें अच्छे भाव मिले। देखिए, जहाँ तक किसानों को अच्छे भाव की बात है, ये हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस और सारा पूरा उद्देश्य यही है कि किसान को अच्छे भाव मिले। जी। अच्छे भाव कैसे मिलेंगे? अच्छे भाव मिलते हैं मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पे। किसी चीज की अगर बाजार में मांग कम है और उसका उत्पादन बहुत ज्यादा है तो अच्छे भाव कैसे मिल पाएंगे? तो और मार्केट के और बाजार के सिग्नल, जो बाजार को क्या चाहिए, ये जानकारी उतनी ज्यादा किसान भाइयों को नहीं होती जितनी ज्यादा व्यापारियों को होती है, जितनी ज्यादा फर्मों जो कृषि व्यवसाय से संबंधित फर्म है उनको होती है। तो ये जो आज की जो हम बात कर रहे हैं कृषि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले अधिनियम की, इसमें यही प्रावधान है। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी आती है, कोई कंपनी आती है, तो वो इसलिए आती है कि उसको मालूम है बाजार को क्या चाहिए जी। और उस तरह की आप फसल उगाएंगे तो ये स्वाभाविक है कि आपको उसका दाम भी अच्छा मिलेगा और उसमें आपकी जो जोखिम है वो भी कम होगा। जहाँ तक प्रश्न है अन्य खाद्यान्न फसलों का, जैसे कि गेहूं है, धान है, जिसमें हमारे किसान भाइयों ने अप्रतिम योगदान दिया है और रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है। अब समस्या ये है कि अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम ये बढ़ाते जाएंगे हर साल और उसका हमें मार्केट नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है उनके दाम नीचे गिरेंगे और दाम नीचे गिरेंगे तो फिर एक किसान, क्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब एक विरोधाभास वाली स्थिति हो जाएगी। हर साल किसान उत्पादन बढ़ाएगा और उसकी इनकम कम होगी। तो उससे कैसे बाहर आए? उससे बाहर आया जा सकता है कि जो हम वो फसलें ले जो बाजार में जिनकी डिमांड ज्यादा है। और जहाँ तक खाद्यान्न फसलें का है उसमें हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं और जो वर्तमान जो उत्पादन है उससे हमारा जितना भी हमारे टारगेट हैं, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हो या और अन्य वीकर सेक्शंस को फूड ग्रेन उपलब्ध कराने का हो, वो सब पूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास जो भंडारण क्षमता है उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा और जब वाजिब जो भाव है वो नहीं मिल पाता तो जाहिर तौर पर किसानों को नुकसान ही है। तो उस नुकसान से बचाव के लिए एक बेहतर विकल्प जो है वो आपके पास आ रहा है। जी, और इसी तरह से हमारी बातचीत को हम जारी रखेंगे। आप भी जरूर जुड़ते रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ। लेकिन हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए बनाए गए नए कृषि कानून के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस कानून के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनका सवाल यहाँ पर लेंगे। दयाराम जी जोधपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवाराम जी हमारे साथ है। जी देवाराम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, जोधपुर मंडी में सर जो किसान सब्जियां लेके जाते हैं सर। जी, मंडियों में सब्जियां लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, तो फिर उसके मतलब किसानों के लिए अलग से कोई व्यवस्था है सर बेचने के लिए? जी डॉक्टर हरबीर, कुछ कहना चाहेंगे आप उन्हें? नहीं, जहाँ तक मैं समझ पाया इनका प्रश्न ये था कि जो सब्जियों के लिए एमएसपी की कोई व्यवस्था है या नहीं है। तो लेकिन फिलहाल जो एमएसपी दिया जाता है सरकार, भारत सरकार द्वारा, वो 23 फसलों पे है, उसमें सब्जियां तो शामिल नहीं हैं। लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा सब्जी उत्पादन हो रहा है उसमें आपको अच्छा प्राइस मिलता है, उसमें उतार चढ़ाव उतने ज्यादा नहीं होते। और उसके साथ ही आपको एक नई चीज क्या मिलती है कि उन्नत तकनीक मिलती है, उतना उत्तम क्वालिटी के बीज मिलते हैं, उत्पादन अधिक होता है। तो लेकिन जहाँ तक एमएसपी की बात है, फिलहाल तो एमएसपी सब्जियों पे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ राज्यों में जैसे कि केरला में उन्होंने एमएसपी की बात कही है कुछ सब्जियों के लिए देने के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एमएसपी जो बोला है वो सारी परचेज, सारा प्रोक्योरमेंट, सारी खरीद गवर्नमेंट करेगी। वो एमएसपी सिर्फ एक बेंचमार्क होता है। ये एक आपको बेसिस, एक आधार ये देता है कि आपकी फसल अगर आप किसी को बेचने जाए तो आपके पास एक आधार है ये कहने का, उससे ये बातचीत करने का, सौदा करने का कि मेरी फसल का दाम कम से कम इससे ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए एमएसपी उसमें हेल्पफुल, उसमें सहायता करता है। बिल्कुल। और जहाँ तक फल सब्जी उत्पादन करने की बात है तो जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा बागवानी करते हैं हमारे देश में। यहाँ तक कि खाद्यान्न से ज़्यादा उत्पादन जो है वो बागवानी उत्पादों का है। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर खेमचंद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो नए कृषि कानून आए हैं वो किस तरह से जो फल और सब्जी के किसान हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचाते हैं? देखिए, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात करते हैं, जी, मैंने जैसे बताया, जैसे प्रति व्यक्ति आय देश में बढ़ रही है, हमारा एक देश विकासशील देश है। पहले क्या होता था, कोई बीमार होता था उसको फल की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन सरकार की जो विभिन्न योजनाएं आई उसके बाद से फलों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। पूरे देश की बात करें, अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो भी फल हो सकता है सबका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। और छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, बड़े शहरों में हर जगह फल बहुतायत आपको मिलने लगे। अब इसकी जो फलों की खेती होती है, इसमें ज्यादातर जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही होती है। वो लिखित समझौता कहीं होता है, कहीं अलिखित समझौता होता है। और जो सब्जियों की खेती है वो कुछ लोग समूह बना के करते हैं या व्यक्तिगत तौर पर भी बाजार में अपनी सब्जी लेके आते हैं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसके अंदर भी होती है। अब जो कानून बनने के बाद में कम से कम एक लिखित समझौता होगा, लोकल भाषा में होगा, और एक जो मूल्य हम बात करते हैं वो किसान को पहले से निर्धारित होगा कि इस मूल्य में आपकी खरीदारी हो जाएगी। जैसे मैं इस पे उदाहरण देना चाहूंगा, कीनू की खेती राजस्थान में गंगानगर जिले में बहुत तेजी के साथ बढ़ी। अब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में कीनू की खेती होती है। आज दिल्ली के बाजार में देखो कीनू बहुत आपको मिलेगा इस समय। तो ये मूल्य निर्धारित एक पहले होने की वजह से हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर हुई, और वहाँ का माल जो है, जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने इंग्लैंड में भेजा, नेपाल भेजा, बांग्लादेश में चला गया। और हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, बेंगलोर है, चेन्नई, बड़े बड़े शहर जो है वहां भी जाने लगा। अब ये कैसे जाने लगा? अगर वहां प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई, जहां तक मेरे को आइडिया है, वहां इसमें 100 से ज्यादा इकाइयां हैं जो ग्रेडिंग और वैक्सिंग प्लांट वहां पर लगे हुए हैं, जिससे कि 15-20 दिन अगर वो ट्रांसपोर्ट में कीनू जाता है तो रास्ते में खराब नहीं होगा वो। तो ये
1 लाख करोड़ से ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात भी कही गई है। काफी सरकार की योजनाएं ऐसी जो तीनों कानूनों से भी जुड़ी हुई हैं। सरकार ने रोजगार के सृजन भी बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जहां तक बात है उसमें, तो जो गांव के युवा हैं उनके लिए भी ये बेहतर है। बिल्कुल, उसमें जैसे ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो और एक दूसरा स्किल डेवलपमेंट की बात भी है जो सरकार की मिनिस्ट्री अलग से भी है। तो स्किल डेवलपमेंट ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए किया गया है। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे कि खेती के अलावा दूसरा भी एक आय का स्रोत उनका बढ़ेगा। और जो खेती और गांव के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना है वो सरकार की और इसी दिशा में उठाया गया ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर हरबीर और डॉक्टर खेमचंद, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी, तो विस्तार से आपने नए कृषि कानून के बारे में जाना कि किस तरह से जो सरकार है उसका लक्ष्य है कि जो किसान है उसके हाथ को मजबूत किया जाए, उसे इतने अच्छे विकल्प दिए जाए कि वो खुद ये तय करे कि कैसे उनको मुनाफा होगा, उनको फायदा होगा और इसके साथ ही उनके जो हित है उसको भी सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए भी ये प्रावधान बनाए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय क्या रहेगा। कल हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा सरसों की फसल में समसामयिक कार्य और इसके साथ ही फलदार पौधों में कीट एवं रोग प्रबंधन व मृदा सुधार। अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, इसके साथ ही हमारा पेज खुल जाएगा जहां भी आप अपने सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। और इसी तरह से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो अलग अलग विषय हैं उनसे जुड़ी जो तमाम आपकी आशंकाएं हैं और सवाल है उसका निवारण हम इस कार्यक्रम के जरिए कर सकें। और इसी तरह आप भी लगातार हमारा साथ देते रहें और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।